I'm Sushma Rana. I'm going to start your new topic of primary activities chapter. Topic name is Market Gardening and Horticulture. Book is Fundamental of Human Geography. देखिएगा बच्चे, हम पढ़ने जा रहे हैं कि बाज़ार के लिए सब्जी खेती और जो हमारी उद्यान कृषि है वो हम बाज़ार के लिए उगाते हैं। तो देखिए कि जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो हम कृषि करते हैं, हम खेती करते हैं, तो जिन फसलों को उगाने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, हम उन फसलों को ज़्यादा करना पसंद करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो किसान होते हैं वो जैसे कि सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, इस तरह की खेती वो खेतों में लगाते हैं, फसलें उगाते हैं जिनकी मांग ज़्यादातर सिटीज़ में होती है। तो इस तरह की खेतों का आकार छोटा होता है और ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ये सिटीज़ तक इन्हें, क्योंकि सिटी में ऊंची इनकम वाले, हाई इनकम वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ तक ये चीज़ें पहुँचाते हैं, तो जिससे कि इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इसके अंदर जो इंटेंसिव लेबर है उसका ज़्यादा यूज़ होता है, पूंजी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पैसों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और इसके अलावा इरिगेशन, फर्टिलाइज़र्स और गुड क्वालिटी के सीड्स और जो आपका ये कीटनाशक होते हैं जिन्हें हम इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं, ग्रीन हाउस, आर्टिफिशियल हीटिंग इन कोल्डर रीजन्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बच्चे, हम ये जो फसलें, मीन्स टॉपिक का मतलब क्या है कि कुछ किसान ऐसी खेती करते हैं जिनको बेचने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है और हम ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उन्हें सिटीज़ तक पहुंचाते हैं जहां पर रिच पर्सन रहते हैं, तो इन चीज़ों में उन्हें ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो इस तरह की जो खेती है वो कहाँ पर की जाती है, किस एरिया में? तो ये खेती आपके वेस्टर्न यूरोप, यूएसए के भी किस पार्ट में बच्चे? नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में। और जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, यूरोप और अफ्रीका के बीच का एरिया, वहाँ पर भी ये ज़्यादा खेती की जाती है इस तरह की। और ज़्यादातर जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा वाले एरिया में इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो बच्चे, जैसे कि हमारे यहाँ से प्लांटेशन जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि हम ट्यूलिप है, ट्यूलिप एक तरह का फूल होता है, तो पूरे यूरोप के जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ पर ये भेजा जाता है। और जिस एरिया में जो किसान होते हैं केवल सब्जियाँ उगाते हैं, सब्जियाँ पैदा करते हैं, तो वहाँ पर ट्रक के ज़रिए इन सब्जियों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसे ट्रक कृषि के नाम से जानते हैं। इसे ट्रक कृषि या ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। तो बच्चे, क्योंकि ट्रक के ज़रिए इन्हें बाज़ारों तक पहुंचाया जाता है और पूरी रात ये ट्रक चलते हैं, जो दूर का रास्ता होता है, और जाकर इन्हें वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके आते हैं। तो बच्चे, ये हमारी जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो हमारी उद्यान कृषि, जो हमारे फूलों की खेती होती है, इसके अलावा जो हमारे फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, इन्हें कारखाना कृषि भी कहते हैं। कारखाना कृषि क्यों कहते हैं बच्चे? क्योंकि जो हमारी ये चीज़ें कारखानों में जाती है बनने के लिए एज ए रॉ मटेरियल, तो इनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ आपको ये वाला पढ़ाने जा रही हूँ मैं। In addition to market gardening, a modern development in the industry region of Western Europe and North America is factory farming. Livestock, particularly poultry and cattle rearing, is done in stalls and pens fed on manufactured feedstuff and carefully supervised against disease. देखिएगा बच्चे, जो हमारे पश्चिमी यूरोप हैं और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो हमारी प्लांटेशन है, कौन से वाली प्लांटेशन? जो हमारे फ्लावर की खेती होती है, गार्डनिंग बोलते हैं हम जिसे, उद्यान कृषि है। इसके अलावा इन्हें कारखाना कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी यूज़ होती हैं ये। और इसमें पशुओं को भी पाला जाता है उद्यान कृषि में, मतलब छोटे से प्लॉट पर फूल वगैरह उगाए जाते हैं, पशु भी पाले जाते हैं। और कौन से पशु? गायें, बैल और कुकुर, जिन्हें मतलब ये चीज़ें ज़्यादा पाली जाती हैं। और इन्हें जो भी हम जहाँ पर भी इनको रखते हैं, इन पशुओं के रखने की जो जगह होती है, बाड़ा बोल दो उसको, बाड़े होते हैं, या इनका वो प्लेस जहाँ पर इन्हें रखा जाता है एनिमल्स को, तो वहाँ पर इनके लिए भोजन रखा जाता है। वहीं पर कारखानों में ही, इंडस्ट्री में इनका भोजन तैयार किया जाता है और वहीं पर इनके लिए खाना रखा जाता है। इनकी बीमारियों का ध्यान भी रखा जाता है। और जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं या
हम कोई मशीनरी ख़रीदते हैं, या एक टेम्परेचर कितना टेम्परेचर किसके लिए चाहिए, या फिर एनिमल्स के लिए हेल्थ फैसिलिटी, इन सब में पैसे की ज़रूरत होती है। तो जो अच्छी नस्ल के एनिमल्स होते हैं उनका चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अच्छी नस्ल के जो पशु होते हैं जब हम उन्हें बेचते हैं तो उनसे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो वैज्ञानिक विधियों को भी यूज़ करते हैं हम इन्हें पालते टाइम पे, उनके हेल्थ का ध्यान रखना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना। तो आगे देखिएगा, जो ये लोग खेती करते हैं ये हमारा गार्डनिंग में और हमारी वेजिटेबल जो हम ग्रो करते हैं उसमें, इनमें हम एनिमल्स को भी साथ साथ पाल सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में हम ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, खेती करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन खेती को भी अलग अलग तरह से डिवाइड करती हैं। इनको भी क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे कृषि संगठन बने हुए हैं और किसानों का अपने खेतों पर अधिकार होता है, और जो खेतों के ऊपर नीतियाँ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट देती है तो ये उन पॉलिसीज़ को अपनी फसल में यूज़ करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने खाद फ्री कर दिया या लेस रेट कर दिए हैं, उसके डाउन रेट कर दिए हैं, और जो किसान की जब फसल पक के तैयार होती है तो गवर्नमेंट उनके रेट को भी डिसाइड करती है। तो मीन्स उन पॉलिसीज़ को यूज़ करते हैं और उनसे इफ़ेक्टिव होते हैं। तो ये तो था आपका गार्डनिंग का बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। देखिए बेटा, कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेट करना, सहयोग देना, साथ देना, नाम से ही पता लग रहा है। तो इट मीन्स क्या आ जाएगा, सहकारी कृषि। अब देखिएगा बच्चे, जो हमारे इसमें एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स, एक फार्मर्स का ग्रुप होता है जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में बना होता है। मतलब जो किसान होते हैं वो अपना एक समूह बना के रखते हैं, और खेती से अच्छा लाभ कमाने के लिए अपनी मर्ज़ी से वो एक सहकारी संस्था जो कोऑपरेट करे, ऐसे सारे किसान मिलकर एक संस्था बनाते हैं, और कृषि कार्य करने के लिए उसे सहकारी संस्था कहा गया है। सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर कहा गया है। तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्तिगत फॉर्म होते हैं, मतलब हर इंसान के पास में अपनी ज़मीन होती है, तो वहाँ पर सब मिलजुल कर खेती करते हैं, मिलजुल कर खेती की जाती है। तो इसमें सभी जो किसान होते हैं वो एक दूसरे की सहायता करते हैं, और कृषि में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं, ख़रीदना, बेचना, उगाना, उसमें सब में ही मिलजुल कर काम करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है उसको आपस में डिवाइड करते हैं। तो ऐसे खेती भी अच्छी होती है, देखभाल हो जाती है, यहाँ तक कि वो आपस में एक दूसरे से पैसा भी यूज़ करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा मिक्स करके वो अपनी खेती के लिए, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, ट्रैक्टर यूज़ करना है, मशीनरी यूज़ करनी है, वो ला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, cooperative movement originated over a century ago and has been successful in many Western Europe countries like Denmark, Netherlands, etc. etc. तो देखिएगा बच्चे, जो हमारी सहकारी आंदोलन होता है इसमें एक सेंचुरी से पहले शुरू हुआ था। ये सहकारी आंदोलन मतलब जब एक चीज़ की लहर सी दौड़ जाती है, लोग आपस में मिलके शुरू करते हैं। तो आप देखिएगा, जब मिलजुल के लोग, जैसे कि हमारे वेस्टर्न यूरोप के साइड में डेनमार्क है, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली, तो यहाँ पर सब लोगों ने सहकारी आंदोलन मिलजुल के चलाया, सब मिलजुल के काम करते थे उसमें। तो सबसे ज़्यादा सफलता डेनमार्क में मिली इस सहकारी आंदोलन में, जहाँ पर हर एक किसान इसका सदस्य है। मतलब जितने किसान हैं सब सहकारी आंदोलन के सदस्य हैं, और डेनमार्क में ये सबसे ज़्यादा सफल रहा, जहाँ पर व्यवहारिक रूप से प्रत्येक कृषक जो होता है इस आंदोलन का सदस्य माना जाता है। जैसे कि 8-10 लोग मिलके इसके सदस्य हैं, सभी लोग इसमें अपनी थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाएंगे। जो छोटे किसान हैं उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो अच्छी खेती कर सके, तो वो थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाएंगे और एक लैंड पोर्शन पर अपनी फसलें उगाएंगे, और जो उसमें खर्चा आता है सब मिलके बांटते हैं। जब वो बिकने जाती है फसल और वो बिक जाती है तो उसमें प्रॉफिट में भी सब लोगों का हिस्सा होता है, इससे वो अच्छा खासा कमा लेते हैं। तो ये था आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब कलेक्टिव फार्मिंग की बात करते हैं। देखिएगा बेटा, जो कलेक्टिव फार्मिंग है वो क्या होती है, उसे सामूहिक कृषि बोलते हैं। इस तरह की जो खेती होती है, कृषि होती है, उसका मेन किस पे बेस होती है, सोशल ऑनरशिप पर वो बेस होती है। इट मीन्स क्या है, जो प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर, प्रोडक्शन और कलेक्टिव लेबर है, कि जो प्रोडक्शन होता है
और लेबर जो होती है वो कलेक्टिव मिलजुल कर उस पर काम करती है। तो जो भी वहाँ पे उत्पादन है, तो जो उनके ऑनर हैं, तो वो ऑनर भी सभी लोग होंगे, खुद के खेत में खुद ही काम करेंगे, खुद ही ऑनर होंगे, खुद ही लेबर होंगे। और ये तरीका यूएसए में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर एग्रीकल्चर की जो सिचुएशन थी वो एजुकेशन की सिचुएशन सुधारने के लिए और जितना भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये खेती शुरू की गई थी। जिनके पास ज़मीन नहीं होती है वो एक लैंड पोर्शन पर इकट्ठे होकर काम करते हैं, उस पर श्रम करते हैं, फसलें उगाते हैं और एक खेत लेकर उस पर काम करते हैं, जो फ़ायदा होता है उसको बांट लेते हैं। तो यूएसए में ये खेती की दशा सुधारने के लिए, क्योंकि अकेला इंसान मिलके मेहनत नहीं कर सकता, तो इससे वहाँ की जो दशा है वो भी सुधरेगी और उत्पादन में वृद्धि होगी और लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। तो यूएसए में शुरू की गई थी। तो इस तरह की जो कलेक्टिव एग्रीकल्चर होती है यूएसए में, इसको कोल खहोज का नाम दिया गया था, कोल खहोज। तो कोल खहोज का नाम दिया गया। तो सभी किसान अपने जो भी उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, सभी किसानों के पास, जैसे कि लैंड होगी, एनिमल्स हो गए उनके पास में, या उनकी लेबर, इन सभी को मिलाकर वो कृषि कार्य करते हैं। खेती के जो भी कार्य होते हैं कृषि के वो करते हैं और अपनी जो डेली रोज़मर्रा की उनकी ज़रूरतें होती हैं, नीड्स होती हैं डेली, जो उनकी बेसिस होती है नीड, उसकी पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा टुकड़ा अपने अधिकार में भी रखते हैं। भूमि का छोटा सा टुकड़ा अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं और मिलजुल कर इस पर काम करते हैं, जिससे उन्हें प्रॉफिट होता है। तो ये था आपका कलेक्टिव कृषि। जो आपकी कोऑपरेटिव था उसमें सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, मिलजुल कर। पहले एक किसान की मदद कर दी, फिर सब ने मिलकर दूसरे की मदद कर दी। कलेक्टिव का मतलब एक छोटे से पे मिलके सबका अधिकार होना। अब बात करते हैं नेक्स्ट माइनिंग की। माइनिंग क्या होती है? देखिए बेटा, जो हम मिनरल्स को खोदकर, ज़मीन से खोदकर निकालना, उन्हें रिफाइनरी तक पहुंचा के प्योर बनाना, ऑयल वगैरह हैं जैसे, और उन्हें प्योर बना के मार्केट तक पहुंचाना, तो ये जो खनन कहते हैं इसको माइनिंग बोलते हैं। तो जो मानव विकास है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट, वो मिनरल्स की हिस्ट्री में देखा जाए तो उसका डेवलपमेंट ह्यूमन का इसी चीज़ पर बेस करता है। कितनी भी आपने सिचुएशन देखी हो, कितने भी आपने स्टेजेस, जो स्टेज देखी हैं इसके ह्यूमन डेवलपमेंट की, जैसे कि हमारे बहुत सारे युग आए, कॉपर एज आई, ब्रॉन्ज एज आई, आयरन एज आई, तो मतलब ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग ये आए। तो यहाँ पर ये जो युग आए, ताम्र युग, कॉपर युग का मतलब जब कॉपर का यूज़ हुआ, कांस्य युग का मतलब जब हमारा ब्रॉन्ज एज का यूज़ हुआ, ब्रॉन्ज का यूज़ हुआ, और आयरन एज का जब आयरन का यूज़ हुआ। तो ये इसी के डेवलपमेंट पर आधारित होती हैं। पुराने टाइम में क्या था, जो हमारे मिनरल्स थे उनका जो यूज़ है औजार बनाने में, बर्तन बनाने में और हथियार बनाने तक ही लोगों के सीमित था, यहीं तक लिमिट थी। लेकिन बाद में जब इंडस्ट्री शुरू हुई तो इसका यूज़ इंडस्ट्री में आया। जब इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन शुरू हुई तो औद्योगिक क्रांति के बाद इनका यूज़ और बढ़ता चला गया, क्योंकि इंडस्ट्री नई नई ओपन होती चली गई। कोई लोहे की इंडस्ट्री है, कोई स्टील की है, तो वहाँ पर इनका यूज़ हुआ, सप्लाई हुआ। तो जैसे कि रेलवे ट्रैक बनने हैं, रेल के डब्बे बनने हैं, तो मतलब इनका यूज़ होता चला गया और डेवलपमेंट इंसान का होता चला गया। तो ये है हमारी माइनिंग। अब देखिएगा कि हमारे कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो हमारी माइनिंग एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो कैसे खनन कार्य को प्रभावित करते हैं कुछ कारक, तो देखिएगा नंबर 1 पॉइंट, फिजिकल फैक्टर इंक्लूड द साइज, ग्रेड एंड द मेड ऑफ ऑकरेंस ऑफ द डिपॉजिट। देखिएगा बच्चे, जो भी हमारे फिजिकल फैक्टर हैं, भौतिक कारक हैं, जिनमें जो हमारे माइनिंग है, माइनिंग का आकार देखा जाता है कि जो हम खोदने जा रहे हैं ज़मीन, वो ज़्यादा गहरी खोदनी है या छोटे साइज़ की, बड़े साइज़ की, और वहाँ पर जितने भी कि भाई किस क्वालिटी की चीज़ हमें मिल रही है, तो ये उसमें शामिल होता है। नंबर 2 में जो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर हैं, जिनमें हमारे डिमांड पर बेस है। एक बार तो हम ये देख रहे हैं कि कितना बड़ा साइज़ है माइनिंग का, और कितनी क्वालिटी में, कितनी क्वांटिटी में चीज़ निकल रही है, कितनी क्वालिटी की वो चीज़ है। दूसरे पॉइंट में देखिएगा जो इकोनॉमिक फैक्टर हैं, जिसमें हमारे मिनरल्स की मांग होती है, डिमांड होती है लोगों की, तो हम डिमांड के बेस पर हम उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में लाना चाहते हैं। तो उसके उन चीज़ों को निकालने के लिए जो हमारे पास वहाँ पर प्रेजेंट टेक्निक है,
टेक्नोलॉजी है हम उसका यूज़ करते हैं, और यूज़ करके हम उनके पूंजी को खर्च करके या ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके या लेबर का यूज़ करके जो भी खर्च आता है हम खर्च करके हम उन चीज़ों को प्राप्त करते हैं। तो 2 पॉइंट थे। अब नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ माइनिंग। देखिए माइनिंग के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, यह आपका लास्ट पैराग्राफ है चैप्टर का। देखिएगा बच्चे कि जो भी हमारे इसमें जो माइनिंग होती है 2 टाइप की होती है, 2 तरह की होती है। एक तो हमारी जो माइनिंग होती है सरफेस होती है, जो कि हमारे धरातल पर सरफेस पर होती है, मतलब धरती की जो परत है जिस पर हम खड़े होते हैं रहते हैं उसी परत के ऊपर। और एक होती है हमारी भूमिगत खनन, अंडरग्राउंड माइनिंग। अब अंडरग्राउंड जो बिल्कुल नीचे नीचे जाके माइनिंग होती है, ठीक है। जैसे मेट्रो चल रही है, मेट्रो हमें क्या ऊपर दिखाई देती है चलती हुई, लेकिन अंडरग्राउंड है। तो इसी तरह से माइनिंग होती है। एक होती है ऊपर से माइनिंग करना, ऊपर धरती के ऊपर होल किया, वहाँ से मशीनें अंदर डाल के माइनिंग कर ली, खनन कर लिया। तो देखिएगा बच्चे, तो जो भी हमारी धरातल की खनन है, जो हमारी सरफेस की जो माइनिंग होती है, सरफेस की माइनिंग को हम ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं। ओपन कास्ट मतलब ओपन करके, खुला ऊपर होल करके निकालना है कुछ चीज़ों को। तो ये बहुत इजी होती है और चीपेस्ट भी होती है, सस्ती भी होती है, ठीक है। तो देखिएगा बच्चे, उसके बाद में और इनको हम जल्दी से उत्पादन मिल भी जाता है, मतलब जल्दी से हम चीज़ें निकाल भी लेते हैं। और जो हमारी धरातल के नीचे गहराई में होती है तो उन्हें हम अंडरग्राउंड या उनके उसके क्या बोलते हैं, शाफ्ट मेथड। अंडरग्राउंड माइनिंग को शाफ्ट मेथड, हिंदी में हम उन्हें भूमिगत या कुफ की खनन, जो शाफ्ट मेथड है ना, कुफ की खनन कहते हैं। तो इन मेथड का यूज़ किया जाता है हमने माइनिंग करने के लिए। ये बिल्कुल गैलरी की तरह अंदर ही अंदर, जैसे हमारी वो होती है टनल्स होती हैं, हमारी टनल्स होती है ना, तो टनल्स की तरह हमारी गैलरियाँ सी बनी होती हैं, खनिजों तक पहुंचने के लिए फैली हुई हैं। तो इन मार्गों से होकर, इन रास्तों से होकर हम अपनी माइनिंग कर पाते हैं, हम अपने मिनरल्स तक पहुंच पाते हैं। तो इसमें हमारे श्रमिक होते हैं, तो वो इसके अंदर होते हैं। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, कौन सी, शायद भारत मूवी है, कटरीना कैफ की और सलमान खान की, उसमें भी माइनिंग का आता है ना सीन। तो नहीं देखी तो आप देखना, तो ज़्यादा चली नहीं वो मूवी, लेकिन उसमें माइनिंग का दिया हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड माइनिंग कैसे होती है। तो बेटा देखिएगा, उसमें बहुत सारे टूल्स का यूज़ करते हैं हम, जैसे कि एक जो लिफ्ट को भेज देता है, बर्मा बोलते हैं उसको, माल ढोने की गाड़ियाँ भी होती हैं उसमें, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन का। और उसके अंदर हम, क्योंकि अंदर जब खुदाई करके टनल्स की तरह हम गुफा की तरह अंदर जाते हैं तो उसमें हवा ना होने से हमारा दम भी घुट सकता है। तो एयर के लिए भी, ब्रीथिंग के लिए भी उसमें एयर आती जाती रहे, तो वो भी हम मेथड उसमें यूज़ करते हैं, वो फैसिलिटी भी उसमें डालते हैं। तो वैसे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि इसके अंदर जहरीली गैस भी होती हैं, और ज़्यादा गहरी करते हैं। बहुत सारी दुर्घटनाएं भी इसमें हुई हैं, कई बार बाढ़ आ जाती है, बाढ़ की वजह से, या आग लग जाए जहरीली गैसों की वजह से, या ऊपर से ही हमारी जो गुफा की तरह हमने जो टनल बनाई है माइनिंग करने के लिए, वो ऊपर से नीचे बैठ जाती है। बैठने का मतलब वो उसमें पत्थर गिर के और वो बंद हो जाती है, तो इसमें ज़्यादा खतरा रहता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, वन द और लाइज डीप बिलो द सरफेस अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड। ये तो मैं आपको करा चुकी हूँ, लास्ट पैराग्राफ पे था। आप ये देखिएगा, इसमें आप देख पा रहे हैं इस फिगर को, मेथड ऑफ माइनिंग दिखाया हुआ है इसमें, मेथड ऑफ माइनिंग। तो ये इसके टाइप दिखाए हुए हैं हमारे, तो इसमें दोनों टाइप दिखाए हुए हैं। आप इसको देखोगे, ये हमारा फर्स्ट है जो हम ऊपर से होल कर रहे हैं, ये देख रहे हो ना, ये ऊपर से होल कर रहे हैं। और ये हमारा है शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग का मतलब यहाँ से हमने गुफा बनाई, टनल बनाए, अंदर गए और अंदर जाके इसको निकाल के और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उसको बाहर ले आए। और क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं बेटा, गुफासी बना के अंदर खुद लेबर उसमें घुसती है, तो लिफ्ट बनाई जाती है, लिफ्ट जिनमें रख के हम ऊपर आते हैं, तो इसमें थोड़ा खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चे, अब लास्ट पैराग्राफ देखिएगा कि जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारी डेवलपमेंट इकोनॉमी है, वो हमारी क्या है, वो हमारे देश के जो उत्पादन हो रहा है माइनिंग के ज़रिए, तो वो हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में काम आती है। मतलब ये जो माइनिंग होती है हमारी इकोनॉमी में हेल्प करती हैं। और
कुछ लोग इसमें पीछे हट जाते हैं क्योंकि इसमें मज़दूर ज़्यादा चाहिए होते हैं, श्रम की जो लागत होती है वो ज़्यादा आने लगती है। लेकिन जितने भी हमारी डेवलप्ड कंट्री हैं, जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्री हैं, जो डेवलपमेंट के लिए हमेशा कोशिश करती रहती हैं, तो वो श्रम शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए तो वो इस माइनिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अब अफ्रीका कंट्री है, अफ्रीका कंट्री के कई देश हैं, और हमारा दक्षिण अमेरिका है, वहाँ पर भी कुछ देश हैं, एशिया है वहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो इनकम के साधन रिसोर्सेज हैं वो 50% हमें माइनिंग से प्राप्त होते हैं। इन कंट्रीज़ में रिच बनने के लिए 50% माइनिंग से ही प्राप्त होते हैं। तो अब देखिएगा, ये आपका चैप्टर बच्चे कंप्लीट हो गया है। मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप चाहें तो कमेंट भी डाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि आपके कमेंट करने से, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से, आपको जो समझ आ जाए चैप्टर, और अच्छे से उसको बनाएं। तो चलिए बेटा, आज तक के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय गाइज़।